नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार में सरकार बदलने के बाद मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव हुए। परिणाम भी अब सबके सामने आ गया है। राजद की जो सिटिंग सीट थी वो उसी के पास रह गई, तो वहीं बीजेपी की जो गोपालगंज की सिटिंग सीट थी वो बीजेपी के पास रह गई। लेकिन जो वोटिंग प्रतिशत रहा और जिस प्रकार के आंकड़े निकलकर सामने आए, उसके बाद से अब गुना भाग ये किया जा रहा है कि पलड़ा किसका भारी है। देखिए, दोनों सीटें 17 सालों से दोनों खेमे के पास थी। दोनों ने पुरजोर कोशिश की कि दूसरी सीट भी अपने खाते में कर ली जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इस बार महागठबंधन की सरकार थी, 8 दलों का समर्थन था, तो राजद को लगा कि इस बार दोनों सीटों पर कब्जा जमा लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मोकामा की सीट तो वो नीलम देवी के सहारे जीत गए, लेकिन गोपालगंज की सीट वो हार गए। ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार जनता दल यूनाइटेड से गठबंधन होने का राजद को कितना फायदा हुआ। वहीं बीजेपी ये अनुमान लगा रही है कि अंतिम क्षणों में चिराग पासवान के समर्थन मिलने का उसको कितना फायदा हुआ। देखिए, अब दोनों सीटों की हम बात करके आपको आंकड़ों के हिसाब से समझा देते हैं कि आखिरकार मोकामा और गोपालगंज में हुआ क्या और गठबंधन बदलने से दूसरी पार्टियों को कितना फर्क पड़ा है। सबसे पहले बात गोपालगंज की करते हैं। देखिए, गोपालगंज के बारे में आपको बताएं कि पिछले 17 सालों से वहां पर सुभाष सिंह का राज रहा, लेकिन उनका निधन हो गया। इस वजह से वहां पर उपचुनाव हो रहे थे। उनकी पत्नी कुसुम देवी बीजेपी के टिकट पर मैदान में थी। बहुत ज़्यादा उम्मीद बीजेपी को थी कि सहानुभूति वोट के सहारे वो गोपालगंज का बेड़ा पार कर जाएगी। लेकिन देखिए, इस उपचुनाव में सबसे कांटे का मुकाबला गोपालगंज में देखने को मिला। आरजेडी ने वैश्य समाज से आने वाले मोहन गुप्ता को उम्मीदवार बनाया था। उसे लगा था कि एक नए प्रयोग के सहारे वो लंबे अरसे के बाद गोपालगंज जीत लेगी, लेकिन उसके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो एक तो तेजस्वी के मामा साधु यादव और दूसरा AIMIM के उम्मीदवार अब्दुल सलाम, कि इन लोगों के वोट काटने से उसे ज़्यादा नुकसान ना हो। लेकिन हुआ, भरपूर नुकसान हुआ और उसका नतीजा ये रहा कि गोपालगंज आरजेडी हार गई। लेकिन अब जरा आप आंकड़ों से समझिए, 2022 में जो लोग चुनाव लड़ रहे थे, जिनके बीच लड़ाई मानी जा रही थी, वो 2020 में भी चुनावी मैदान में कूदे हुए थे। यानी कि बीजेपी से सुभाष सिंह, दूसरी तरफ महागठबंधन से कांग्रेस के उम्मीदवार आसिफ गफूर, उसके अलावा साधु यादव खुद मैदान में थे और अब्दुल सलाम भी 2020 के चुनाव में मैदान में कूदे हुए थे। AIMIM के टिकट पर नहीं थे, दूसरे सिंबल पर थे, लेकिन वो भी चुनाव लड़ रहे थे। उस दौरान का जो वोटिंग प्रतिशत रहा और जो उम्मीदवारों को जो वोट मिले, उस पर एक नज़र आप डालिए। सुभाष सिंह को 77,791 वोट मिले थे। साधु यादव दूसरे नंबर पर रहे थे, उन्हें 41,039 वोट मिला था। महागठबंधन से कांग्रेस के प्रत्याशी बने थे आसिफ गफूर, उन्हें 36,460 वोट मिला था और अब्दुल सलाम को 2,450 वोट मिला था। उस दौरान आपको बताएं कि 2020 में 22 उम्मीदवार गोपालगंज में चुनाव लड़ रहे थे और साधु यादव और कांग्रेस उम्मीदवार आसिफ गफूर के बीच में जिस प्रकार से वोटों का बंटवारा हुआ, उसका फायदा बीजेपी उम्मीदवार को सीधे सीधे मिला और उन्होंने साधु यादव को लगभग 36,000 वोटों से चुनाव हरा दिया। यानी कांग्रेस के उम्मीदवार को जितना वोट मिला था, उतने ही वोट से सुभाष सिंह वो चुनाव आसानी से जीत गए थे। लेकिन अब 2 साल बाद जब 2022 आया, उस दौरान नतीजे आपके सामने हैं कि सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी चुनाव जरूर जीत गई हैं, लेकिन जो वोट के आंकड़े हैं
उस पर नजर डालिए। इस बार कुसुम देवी, सुभाष सिंह की पत्नी, जो बीजेपी की उम्मीदवार थी, उन्हें 70,053 वोट मिला, यानी कि लगभग 7,500 की वोटों की कमी उनके इस बार के उपचुनाव के रिजल्ट में देखने को मिली। वहीं आरजेडी ने जो वैश्य समाज से मोहन गुप्ता को उम्मीदवार बनाया था, कांग्रेस इस बार चुनाव नहीं लड़ी थी, तो उन्हें 68,259 वोट मिला, वो दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर इस बार अब्दुल सलाम रहे, उन्हें 12,214 वोट मिला, वो एआईएमआईएम के उम्मीदवार थे। लेकिन साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव इस बार उपचुनाव के मैदान में उतरी थी बसपा के टिकट पर, उन्हें 8,853 वोट ही प्राप्त हुआ। यानी कि साधु यादव जो कि 41,000 वोट 2020 में लेकर आए थे, इस बार उनका वोट पूरी तरह से कट गया और 32,186 वोट उनको इस बार कम मिला। और ये सीधे सीधे नजर आ रहा है कि जो 32,186 वोट उनको कम मिला, ये पूरा का पूरा आरजेडी के मोहन गुप्ता को ट्रांसफर हुआ है। यानी कि आसिफ कपूर को 36,460 वोट पहले मिले थे, इस बार महागठबंधन के उम्मीदवार मोहन गुप्ता थे, उन्हें 68,259 वोट मिले हैं। यानी कि 36,000 प्लस 32,000, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि ये 68,000 वोट आरजेडी को मिले हैं। बावजूद जो मोहन गुप्ता है वो चुनाव नहीं जीत पाए, क्योंकि अब्दुल सलाम जो कि एआईएमआईएम के उम्मीदवार थे, मुस्लिम वोट बैंक में उन्होंने सेंधमारी कर ली और उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा कि 12,000 जो वोट अब्दुल सलाम लेकर आए, ये आरजेडी को ट्रांसफर नहीं हुआ और मुस्लिम वोटों के बिखराव के वजह से ही इस बार मोहन गुप्ता जो है वो गोपालगंज हार गए। अब बहुत लोग इसमें कई तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन इसमें आप ये भी ध्यान रखिए कि हिना साहब भी फैक्टर रही हैं। हिना साहब के साथ जिस प्रकार से अभी आरजेडी में बर्ताव रहा, उनके समर्थक राज्यसभा सीट की मांग करते रहे, लेकिन आरजेडी की तरफ से नहीं दिया गया और ये कहा जा रहा है कि उनके समर्थकों में नाराजगी का असर गोपालगंज में भी पड़ा और जो हिना साहब के समर्थक थे वो पहला तो बहुत लोग वोट करने नहीं आए और जो आए भी उन्होंने अब्दुल सलाम को ही वोट किया ताकि आरजेडी को सबक सिखाया जाए। और देखिए उसका नुकसान ये हुआ कि आरजेडी इस बार चुनाव जीतते जीतते गोपालगंज का हार गई। कुसुम देवी को इस बार उनके पति के तुलना में 7,000 वोट कम मिले। तो ये भी ध्यान रखिए कि 2020 में जो वोटिंग रहा गोपालगंज में वो 1,78,862 था, लेकिन इस बार जो वोटिंग रहा वो 10,000 नीचे गिरा है, वो 1,68,396 ही रहा है। यानी कि बीजेपी के जो वोटर थे वो भी इस बार घरों से कम निकले, जिसका खामियाजा भी बीजेपी को भुगतना पड़ा है। चिराग फैक्टर गोपालगंज में कोई काम नहीं आया। और अब बात कर लेते हैं हम मोकामा की। मोकामा के बारे में आप तो जानते हैं, अनंत सिंह का एक छत्र राज 2005 से लगातार जीतते रहे, किसी भी पार्टी में रहे, चाहे जेडीयू में रहे, चाहे निर्दलीय लड़े, चाहे आरजेडी में लड़े। 2020 में जब चुनाव हुआ तो आरजेडी के टिकट पर उन्होंने उम्मीदवारी दी थी। महागठबंधन उस समय नहीं था, मतलब कि जनता दल यूनाइटेड जो थी वो उनके साथ नहीं थी, उनके खिलाफ मैदान में उतरी थी। बावजूद जो मोकामा का रन है वो अनंत सिंह ने 36,000 से अधिक वोटों से जीत लिया था। इस बार जब महागठबंधन बना, यानी कि तमाम जो वोटर थे अति पिछड़ा वो भी गोलबंद हुए थे, तो लगा कि इस बार तो शायद आंकड़ा 50,000 भी पार कर जाएगा। लेकिन देखिए लोग सोचते कुछ है, होता कुछ है। गोपालगंज में भी शायद जेडीयू बड़ा फैक्टर साबित नहीं हुआ और मोकामा में भी जनता दल यूनाइटेड कोई बड़ा फैक्टर साबित होता नहीं दिखाई दिया। 2005 से लगातार एनडीए में रहते हुए जनता दल यूनाइटेड ही मोकामा लड़ता रहा। अनंत सिंह थे तो वो लड़े, जब वो नहीं थे तब किसी और को लड़ाया गया, लेकिन जनता दल यूनाइटेड लड़ता रहा। तो उम्मीद थी कि जनता दल यूनाइटेड के जो वोटर हैं वो तो कम से कम अनंत सिंह को अब वोट करेंगे। जब ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पक्ष में प्रचार कर रहे थे, 50,000 की मार्जिन
को लेकर अनंत सिंह के समर्थक आगे बढ़ रहे थे, लेकिन रिजल्ट क्या आए हैं। सबसे पहले हम आपको 2020 का थोड़ा आंकड़ा बता देते हैं। उस समय आरजेडी के टिकट पर अनंत सिंह को 78,721 वोट प्राप्त हुए थे। जनता दल यूनाइटेड जो कि एनडीए का हिस्सा थी बीजेपी के साथ, उसे 42,964 वोट मिले थे। लोजपा ने भी उस दौरान उम्मीदवार उतारा था, उसे 13,331 वोट मिले थे। नोटा को उस समय 4534 वोट गिरा था, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा को 4000 वोट प्राप्त हुए थे। और नतीजा ये रहा था कि आराम से जेडीयू उम्मीदवार को अनंत सिंह ने 36,000 से अधिक वोटों से चुनाव हरा दिया था। अब जब 2022 में चुनाव हुआ, सरकार बदल गई थी, जनता दल यूनाइटेड साथ था, तमाम अति पिछड़े की पार्टी उनके साथ थी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी साथ थी, तो वो अनंत सिंह के समर्थक मान रहे थे कि भैया इस बार तो 50,000 पार है मार्जिन जीत का। लेकिन देखिए परिणाम जो आया वो बिल्कुल भी उलट था, मार्जिन पूरी तरह से घट गया। इस बार जो 36,000 का आंकड़ा जीत का 2020 में था, वो 16,000 पे आ गया। और देखिए 2022 में नीलम देवी को वोट कितना मिला है, 79,744, यानी कि जो अनंत सिंह को वोट 2020 में मिला था वही वोट इस बार नीलम देवी को मिला है। लेकिन उनके जो प्रतिद्वंदी थी सोनम देवी बीजेपी की उम्मीदवार, उनको 63,000 वोट मिला। यानी कि जनता दल यूनाइटेड का बीजेपी के साथ छोड़ने का कोई नुकसान बीजेपी को मोकामा में नहीं हुआ। जेडीयू रहती थी तो 42,000 वोट मिलते थे एनडीए को, जेडीयू नहीं थी तो 63,000 वोट मिले। इसमें जरूर चिराग फैक्टर नजर आया, क्योंकि पिछली बार जब 2020 में चुनाव हुआ था तो चिराग की पार्टी को 13,331 वोट प्राप्त हुए थे, यानी कि वो 13,000 वोट बीजेपी के पास शिफ्ट हुआ। और इसके अलावा जो और भी अति पिछड़े वोटर थे, खासकर धानुक समाज के वोटर जो कि जेडीयू को वोट करते थे, कुर्मी समाज के वोटर जो कि जेडीयू को वोट करते थे, वो अनंत सिंह के साथ नहीं गए हैं। उन्होंने अनंत सिंह की जो पत्नी है नीलम देवी, उनको वोट नहीं किया है, ये खुलेआम दिखाई दे रहा है। और इन्होंने बीजेपी के समर्थन में वोट किया है, जिसका नतीजा ये रहा कि मोकामा में मार्जिन नीचे गिरा है। और जो 36,000 से जीत का आंकड़ा हमेशा हुआ करता था अनंत सिंह का 2020 में, वो इस बार 16,000 पर आ अटका। अनंत सिंह तो जब निर्दलीय चुनाव लड़े थे मोकामा में 2015 में, जब महागठबंधन थी, तब वो आसानी से 18,500 वोटों से चुनाव जीत गए थे। लेकिन इस बार तो महागठबंधन होते हुए भी उनका मार्जिन काफी पहले से नीचे गिरा है। तो ये आप जरूर कह सकते हैं कि आरजेडी को जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलने का ज्यादा फायदा नजर नहीं आ रहा है। ना मोकामा में देखने को मिला है, ना गोपालगंज में। गोपालगंज में साधु यादव के वोटों में सेंधमारी आरजेडी ने कर ली। जो वोट उनको मिलते थे वो सीधे सीधे आरजेडी को ट्रांसफर हो गए। लेकिन मुस्लिम वोटों का बिखराव का ये नतीजा रहा कि वो चुनाव गोपालगंज हार गए। मोकामा में जीत जरूर गए, लेकिन मार्जिन जो है वो 2020 और 2015 के तुलना में भी अनंत सिंह का नीचे गिर गया। यानी कि जनता दल यूनाइटेड के समर्थन के बावजूद जनता दल यूनाइटेड के वोटर जो थे वो अनंत सिंह के साथ नहीं गए हैं, वो खुलेआम बीजेपी को वोट किए हैं। और धानुक और कुर्मी दोनों के दोनों का वोट सीधे तौर पर बीजेपी को मिला है, जिसका ये नतीजा रहा है कि मार्जिन मोकामा में भी गिरा है। चिराग फैक्टर मोकामा में जरूर काम आया है, लेकिन गोपालगंज में उसने कोई काम नहीं किया है। अब देखना होगा कि आगे जो चुनाव होने वाले हैं, खासकर कुडनी की चर्चा चल रही है, कुडनी में बीजेपी के ही उम्मीदवार होंगे, ये भी तय हो चुका है। हालांकि अभी उसमें कोर्ट का भी मैटर फंसा हुआ है। तो अब देखना होगा कि महागठबंधन कुडनी का अगर चुनाव लड़ती है तो कैसे लड़ेगी, बीजेपी लड़ेगी ये तो तय है। तो बीजेपी अपने दमखम के साथ क्या 2015 वाला करिश्मा कुडनी में फिर से दोहरा पाएगी या नहीं, और महागठबंधन में जेडीयू के आने का फायदा क्या कभी भी आरजेडी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसी का इंतजार रहेगा। इस बार कुडनी उपचुनाव का रिजल्ट जो है वो क्लियर कर देगा कि जनता दल यूनाइटेड अपना वोट आरजेडी को ट्रांसफर करा पा रही है या नहीं, या फिर जेडीयू का जो वोट था वो
आरजेडी के साथ जाने के बजाय बीजेपी के साथ ही रह गया है। मोकामा गोपालगंज ने तो साबित कर दिया, बाकी बचा कुटनी, उसका भी अपडेट तो आगे आता रहेगा। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।